This मॉर्निंग। conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी विद्यार्थियों की संख्या कम लग रही है, शायद थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन हम हमारी समय पे शुरू करेंगे क्योंकि आज सेकंड ईयर का भी इसके बाद लेक्चर है। तो हम चरक संहिता सिद्धिस्थान का यह कितवा अध्याय है? 5वां अध्याय देख रहे हैं आप, और वह है विशेषतः नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय। नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि अध्याय में विशेषतः डिटेल्स जो है वह इक्विपमेंट के बारे में है। बस्ती नेत्र और बस्ती पूटक, इन दो यंत्रों की सहायता से, इक्विपमेंट की सहायता से हम बस्ती विधि करने वाले हैं। और वही बस्ती नेत्र यानी नोजल और बस्ती पूटक यानी जहां पे हम बस्ती द्रव्य रखेंगे वह स्थान या वह इंस्ट्रूमेंट, वह अगर ठीक से नहीं होता है तो बस्ती हमारी जो है वो फलवत, या ग्रंथ में जैसे उसकी फलश्रुति बताई है वैसे वह सिद्धि नहीं देगी या यश नहीं देगी। और इसके सिवा तीसरी एक बात उसमें कही है इसी अध्याय में कि बस्ती प्रणेत्रु या प्रणेता, जो बस्ती दाता है, बस्ती देने वाला है, वह वैद्य रहेगा या उपस्थाता रहेगा, उसके भी दोष यहाँ पे वर्णन किए हैं और वह सकारण वर्णन किए हैं। तो बस्ती नेत्र, उसके बाद में बस्ती पूटक और फिर बस्ती प्रणेत्रु, इनके दोष वर्णन के बाद, सकारण वर्णन करने के बाद बस्ती प्रणेत्रु के विशेषता जो दोष है उसकी विस्तार से चर्चा ग्रंथकार करते हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ जगह पे बस्ती पूटक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और एनिमा पॉट का यूज किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखिए आपने पात्र वो जो है यानी एनिमा पॉट जिसे कहते हैं वो ज्यादा ऊपर अगर आपने कर दिया तो भी बस्ती अति वेग से जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये ग्रंथों में जो वर्णन आया है उसको हमने आज की परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आगे जाना है। तो ये हमने एरर समराइज की थी, स्क्रीन शेयर कर दिया है, मेरे ख्याल से आपको विजिबल है अभी। अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो चैट बॉक्स में आप उसको डालते जाइए। तो बस्ती प्रणेत्रु यानी बस्ती दाता, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसके दोष हमने विस्तार से देखे। ये पिछले लेक्चर में देखे थे हमने। सवात, अति द्रुत, उच्छित, तिर्यक, उल्लुप्त, कंपिता, और उससे जो दोष प्राप्त होते हैं या इससे जो घटना घटती है वो अति, बाह्य गमन, मंद, अतिवेग दोषाः प्रणेतृता। तो ये सभी सवात यानी बस्ती फील्ड विथ एयर, अति द्रुत यानी वेरी फास्ट, उच्छिप्त यानी रेज और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर वह बस्ती जो है वो प्रणेत्रु देता है, तो तिर्यक यानी ऑब्लिक या साइड वाइज, तो ये सॉरी, तो एनल कैनाल में जो एनल वॉल्स है वहां पे ये बस्ती चली जाएगी या वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी। उल्लुप्त यानी अगर उसने बीच बीच में उन्होंने निकाला तो कंपित यानी ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, तो अति यानी टू फास्ट। ओके, तो इससे क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं वो आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। ये सिर्फ विषय को हम जोड़ने के लिए यह श्लोक दोबारा देख रहे हैं। मंद वेग यानी स्लो और अति वेग यानी स्पीड। तो ये अति क्या है? तो यहाँ पे जो अति है वो आपने ज्यादा बस्ती नेत्र जो है वो प्रवेश कर दिया है तो क्या होगा? ठीक है, बाह्य यानी बहुत बाहर तक ही आपने रखा, यानी कम से कम 4 अंगुल तक वो जाना चाहिए। तो अति यानी आपने 6 अंगुल उसमें बस्ती नोजल जो है इंसर्ट कर दिया एनस में, या बाह्य यानी बाहर की ओर वो रह गया यानी आपने 1 अंगुल या 2 अंगुल ही प्रवेश किया। तो इसका अर्थ ये से जानना चाहिए। आगे जाते हैं तो दोष जो है उस दोष पे क्या होता है। सबसे पहला सवात, यह दोष है। तो सवात दोष से क्या उत्पन्न होगा? तो इसकी
चर्चा करते हुए आगे उसकी एक एक बातें देखेंगे। तो सवात यह दोष जो है, अनुच्छ्वासे च बद्धे वा दत्ते निशेष एव वा प्रविश्य कुपितो वायु शूलतोदकरो भवेत् तत्र अभ्यंगो बुधे स्वेदो वातघ्नानि अशनानि च। तो ये बातें हमने पिछले लेक्चर तक यहाँ तक आए थे अपने। अनुच्छ्वास यानी आपने श्वास वह बस्ती यंत्र का नहीं निकाला, यानी उसमें हवा भरी हुई है और फिर आपने बस्ती दे दी, तो क्या दोष है, यह बात बताते हैं। बस्ती पुटक में जो वायु है उसको अगर बिना निकाले आप उसको बस्ती नेत्र बांध दे, या आप पिस्टन जो है यूज करते हैं तो वह सिरेंज के द्वारा वैसे ही आप उसको प्रवेश करा दें, तो इससे क्या होता है, तो इससे विद्यमान औषधि जो है वो गुदा में या उस स्थान पे रुग्ण के शरीर में प्रवेशित हो जाएगी, लेकिन उसके साथ जो है वह आपने दो बातें यहाँ पे लिखी है, देखिए। अनुच्छ्वास से च बद्धे, यानी आपने हवा न निकालते हुए नेत्र बस्ती नेत्र जो है वो बांध दिया बस्ती पुटक को, तो हवा वो अंदर चली जाएगी सवात। और दूसरा बता दिया है दत्ते निशेष एवं, यानी आपने थोड़ा उसमें अवशेष जो है बस्ती पुटक में हो या सिरिंज में हो या एनिमा पॉट आप यूज कर रहे हो उसमें, तो कुछ औषधि द्रव्य उसमें शेष होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसने आपने निशेष कर दिया उसको, तो उसके साथ भी हवा जो है वायु अंदर रुग्ण के व्यक्ति के शरीर में चली जाएगी। तो ये दो चीजें, औषधि थोड़ी सी बचानी चाहिए ताकि हवा वायु अंदर ना जाए। इसका परिणाम क्या होगा, इसे प्रविश्य, ऐसा करने से कुपितो वायु, यानी वायु प्रकुपित हो जाता है और उससे क्या परिणाम करता है वह शूल, तो ये जो रहेगा शूल वो उदर शूल रहेगा और विशेषतः कॉलिक पेन रहेगा। तोद यानी सुई चुभने जैसी पीड़ा, तो इट पियर्सिंग काइंड ऑफ पेन, इसको उत्पन्न करेगी। तो इस स्थिति में मैनेजमेंट भी उसका दिया गया है तुरंत। 10वें श्लोक का दूसरा लाइन जो है वो आप देखिए, तत्र अभ्यंगे गुदे स्वेदो, नहीं 10वें श्लोक का पहला लाइन है, तत्र अभ्यंगे गुदे स्वेदो वातघ्नानि अशनानि च। तो यहाँ पे अभ्यंग कराने के लिए कहा है, स्थान पे लोकल वहां पे स्नेहन कराना है, और फिर स्वेदन, यह स्वेदन भी अवगाह स्वेद रहेगा, ठीक है। और फिर वातघ्नानि अशनानि, यानी वातघ्न आहार विहार जो है वो करना चाहिए, उस व्यक्ति को, रोगी को खाने के लिए देना चाहिए। तो चक्रपाणि दत्त यहाँ स्पष्ट करते हैं अनुच्छ्वासन, अनुच्छ्वासन जो है इससे सिद्धिस्थान अध्याय 3 में दिया है, देखिए, सुबद्धम उच्छ्वास से निर्वलिकम, यानी यहाँ पे सिद्धिस्थान तीसरे अध्याय में जो बस्ती विधि का वर्णन आया है, बस्ती सूत्रीय अध्याय में, तो वहां पे विधि में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उसको उच्छ्वास से, यानी उसमें से हवा निकालनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पहले से दिया हुआ है, उसको हमने ओवरकम किया या उसको फॉलो नहीं किया, तो ये दोष जो है वो उत्पन्न होने ही है, और ये वैद्यकृत व्यापक है, ये जानना चाहिए, ठीक है। देखिए उपस्थाता भी आपके ही इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेगा, ऑब्जर्वेशन आपका अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो उससे भी ये चूक होनी ही है, मानव है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मन लगा के, दिल लगा के काम करना चाहिए। मोबाइल आजकल सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तभी मोबाइल आ जाता है जब आप बस्ती के यानी देने के पोजीशन में होते हो, तो कर्म करते वक्त कम से कम ये जो व्यवधान है वो कम करने चाहिए मोबाइल जैसे। आगे जाते हैं, तो 10वां श्लोक जो है और 11वां श्लोक का कुछ भाग ये अति द्रुत और उत्क्षिप्त इन दोषों का वर्णन करता है, यानी जस्ट इंसर्शन और विड्रॉल, यानी इससे क्या होगा, द्रुतम प्रणीते निकृष्टे सहस उक्षिप्त एव वा स्यात् कटिगुद जंघार्ति बस्ति स्तंभो उरुवेदना भोजनम तत्र वातघ्नम स्नेहा स्वेदा सबस्तया। आयुर्वेद की अगर चिकित्सा है, वात पित्त कफ, ये आपको समझ में आ गए, शूलम नास्ति विना वातात्, कंडु नास्ति विना कफात् और दाहम नास्ति विना पित्तात्। तो आयुर्वेद की चिकित्सा जैसी सुलभ चिकित्सा पद्धति नहीं, केवल दोषों का औषधियों का चयन जो है वह करना बहुत
आवश्यक रह जाता है और रुग्ण की अवस्था। जाते हैं आगे, तो इस दो दोष इकट्ठा मिला के यहाँ पे जो द्रुतम प्रणीते निकृष्टे सहसो क्षिप्त एव वा, ये दो दोष जो है उनके बारे में बताते हैं। बस्ती नेत्र अगर व्यक्ति के गुदा में शीघ्रता पूर्वक प्रवेश कराया जाए या शीघ्रता से निकाला जाए, दोनों चीजें, अथवा वहां पे बताया है नेत्र का मुख ऊपर करके औषधि को उत्क्षिप्त का अर्थ है। द्रुत का अर्थ दोनों है, प्रविष्ट कराना और निकालना, दोनों अगर फास्ट किया जाता है, टू स्पीड से किया जाता है तो। और दूसरा है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का अर्थ है बस्ती का नेत्र जो है उसका मुख ऊपर करके औषधि गुदा में प्रविष्ट की जाए। तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, तो जो लक्षण उत्पन्न होंगे वह देखिए, कटी गुद जंघा अर्ति, यानी कटी अर्ति, गुद अर्ति, जंघा अर्ति, ऐसा अर्थ यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो कटी प्रदेश यानी लंबर रीजन, गुद प्रदेश एनल रीजन, जंघा यानी काफ रीजन, विशेषतः काफ रीजन नहीं कहेंगे उसको, उरु प्रदेश, जंघा यानी हम थाई रीजन कहेंगे, इसमें वेदना उत्पन्न होती है। आगे बताया है बस्ती, ठीक है, यानी बस्ती प्रदेश में भी वहां पे आपको बस्ती स्तंभ ऐसे इकट्ठा है और उरु वेदना। ठीक है, अभी देखिए जंघा भी यहाँ पे आया है और उरु भी आया है। ठीक है, तो इसका अर्थ दो बार यहाँ पे लेने से, इसीलिए जंघा का जगह कुछ लोग काफ रीजन में पेन ऐसा भी बताते हैं। आगे जाते हैं, इसकी चिकित्सा जो बताई है वह विशेषतः ऐसी स्थिति में रोगी को या व्यक्ति को उस वातघ्न, ऐसे स्नेह का सेवन देना चाहिए। ठीक है, वातघ्न भोजनम तत्र वातघ्नम, यानी पहले भोजन के बारे में बता दिया, वातघ्न आहार देना चाहिए, और फिर कर्मों के बारे में, उपचार के बारे में बताते हैं, स्नेह स्वेद बस्ती के साथ। ठीक है, यानी स्नेहन है, स्वेदन है और बस्ती है। निश्चित ही विशेषतः जकड़ाहट है और अर्ति यानी वेदना है, तो ये दो लक्षणों में विशेषतः वात प्रकोप ही रहेगा, और इसके लिए वह वातनाशक बस्ती द्रव्यों का आपको चयन करना पड़ेगा। अब वातनाशक बस्ती, पित्तनाशक बस्ती, कफनाशक बस्ती, ये भी सिद्धि स्थान में आगे आपको बताए जाएंगे। तो सुलभता ग्रंथों में जो है बहुत अच्छे से की गई है, हमारे आचार्यों ने की हुई है, उसको हमने फॉलो करना है। अभी जो उत्क्षिप्तम अपि, ये जो शब्द यहाँ पे आया है उसका अर्थ हम समझते हैं। चक्रपाणि दत्त बताते हैं, उत्क्षिप्तम अपि समान व्यापत्ति करतये एक ग्रंथे ने वो पठते, यानी नेत्र को ऊपर उठाकर गुदा में प्रविष्ट कराने से वह द्रव्य, वही उपद्रव उत्पन्न होते हैं जो नेत्र को शीघ्रता पूर्वक प्रवेश कराने से होते हैं या अथवा अचानक निकालने से होते हैं। यानी उत्क्षिप्त के यहाँ पे दोष नहीं बताए हैं अलग से, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो भिन्न है, तो वैसे ही वो है, इसलिए इकट्ठा ये श्लोक में आए। तो इनको इसी कारण एक साथ यहाँ पढ़ा गया है। इसी कारण जो चक्रपाणि दत्त बताते हैं, चरकाचार्य जी ने उसको इकट्ठा यहाँ पे बता दिया है, उसके साथ ही, यानी द्रुत और प्रणीत, द्रुत प्रणीत सॉरी, और निकृष्टे सहसा उत्क्षिप्त एव, तो अति द्रुत जो है, द्रुत यानी अंदर डालना और निकालना, दोनों चीजें शीघ्रता पूर्वक करना, और उत्क्षिप्त इकट्ठा बताए। अभी आगे बताते हैं निकृष्ट सहसा इति छेदाहा। अभी निकृष्ट शब्द का अर्थ यहाँ पे आया है कि इसका अर्थ यह होता है कि नेत्र को गुदा से अचानक निकालने पर, सहसा इति छेदाहा। ओके, तो ये दोनों चीजें द्रुत प्रणीत और निकृष्ट यानी निकालना। आगे है उच्छेपाहतु सहसा अपि व्यापत्ति करएव, यानी बस्ती नेत्र को सामान्यतः ऊपर उठाकर बस्ती देना हानिकारक ही है। इसका अर्थ क्या चाहिए, लेना चाहिए हमने, अचानक ऊपर न उठाकर धीरे से ऊपर उठाकर बस्ती देना भी हानिकारक होता है। एनीवे, तो जो डायरेक्शन है एनल कैनाल का,
और उसके बाद में वो प्रवेश करेगा रेक्टम और फिर सिग्मोइड कोलन में, इसीलिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन है। तो उस डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए उसी डायरेक्शन में दिशा में हमारा बस्ती नेत्र प्रवेश करना चाहिए, यह इसका तात्पर्य है। अगर आपने ऊपर उठाते हुए किया तो राइट लैटरल साइड ऑफ द एनल कैनाल है, वहां पे वो आइदर वहां पे पीड़ा कर सकता है, या यही लक्षण जो यहाँ पे इकट्ठा बताए हैं, कटी गुद जंघारती बस्ती स्तंभ वेदना, ये उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो आगे बसते है मूत्राशयस्थ स्तंभो बस्ती स्तंभा। बस्ती स्तंभ से मूत्राशय का स्तंभ यानी यूरिनरी ब्लैडर का स्तंभ समझना चाहिए। और सबस्तय इति वातहर बस्ती युक्तया, यानी वातघ्न बस्तियों का प्रयोग इस सबस्तय शब्द से करना चाहिए। तो ये चक्रपाणि दत्त जी बिल्कुल हमें स्पष्टतया बताते हैं। तो क्या क्या उसमें वेदनाएं या लक्षण उत्पन्न होंगे, तो विशेषतः अर्ती यानी पेन, ओके, वेस्ट रेक्टम और काफ रीजन। मैनेजमेंट यहाँ पे बताई है। तो डाइट कंप्राइजिंग वात दोष पैसिफाइंग आइटम्स, अंशस यानी स्निग्ध यानी स्नेहन और स्वेदन, और फिर बस्ती वो बात। आगे है तीर्यक दोष यानी इम्प्रॉपर डायरेक्शन फॉर इंसर्शन ऑफ इंसर्शन। तो तिर्यक वल्यावृत द्वारे बद्धे वापि न गच्छति नेत्रे तद्रुजु निकृष्य संशोध्य च प्रवेश। तो बिल्कुल पद्यमय श्लोक है, विशेषता इस ग्रंथ में। आपको समय भी है तीसरे वर्ष के एग्जाम देने के लिए, इसका आप कंठस्थ पाठ भी आपको आप कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे जो पंचकर्म के भी जो आपको फाइनल ईयर में पेपर है स्वतंत्र, उसकी तैयारी हो जाएगी पूरे एक कर्म की। देखिए, ओके, तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा। पद्यमय जो भी श्लोक है इसमें बहुतांश पद्यमय ही है, तो इसको आप कंठस्थ कर लें। आगे तिर्यक वल्यावृत द्वारे बद्धे वापि न गच्छति। तो ये तिर्यक नेत्र के प्रवेश करने से क्या होगा, उसके लक्षण यहाँ पे बताए हैं। तो गुदवलियों द्वारा नेत्र का द्वार आवृत होने से तिर्यक वल्यावृत द्वारे, वली से आवृत द्वार होगा, यानी नेत्र का द्वार जो है वो बंद हो जाएगा, और वा अपि न गच्छति, यानी उससे क्या होगा, औषधि जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो बद्धे वापि न गच्छति, तो आवृत यानी वह द्वार बंद होने से एक तो औषधि प्रविष्ट ही नहीं होगी, या आगे बताया है नेत्रे तद्रुजु निकृष्य संशोध्य च प्रवेश, या आपने बस्ती नेत्र जहाँ पे बांधा है, बस्ती पुटक को बस्ती नेत्र से जहाँ बांधा है, उसके द्वारा बस्ती पुटक का द्वार बंद हो जाने से फिर औषधि गुदा में प्रवेश नहीं कर पाए। ये दो कारण बताए हैं बस्ती अंदर प्रवेशित न होने की। एक तो तिर्यक यानी तिरछा आपने प्रवेश करा दिया, तो इससे क्या होगा, गुदवलिया यानी एनल वॉल्स जो है उससे नेत्र का द्वार बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज बताई है, नेत्र जिस सूत्र से आपने बांधी है बस्ती पुटक, इस पद्धति से आप उसको टाइट बांधते हो, तो वह भी बस्ती पुटक को ही, बस्ती पुटक से ही औषधि जो है बस्ती लोत्र में नहीं जाएगी। तो ये भी जो है औषधि न जाने का कारण है। तो चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं, तीर्यक प्रणिधान दोषे अभितव्ये नलिका मुखरोधी द्रव्यांतरम तत्समान व्यापत्ति करत्वात् उच्यते। तो यहाँ पे चक्रपाणि दत्त बताते हैं, नेत्र के बस्ती नेत्र जो है गुदा में तिरछा अगर आप प्रवेश करते हो तो नेत्रवली से नेत्र का द्वार बंद हो जाएगा, और जो जोड़ है यानी बस्ती पुटक और बस्ती नेत्र का जो जोड़ यानी ज्वाइंट है, उसको आप जिस धागे से बांधते हो उस धागे द्वारा भी नेत्र जो है वो बंद हो सकता है। नेत्रे तद्रुजु, तो यहाँ पे वह बंद होने के, बस्ती नेत्र बंद होने के दो कारण बताए हैं। ठीक है, यानी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, वो नेत्र का द्वार बंद कर देता है। यदि धागे द्वारा नेत्र का मार्ग अवरुद्ध है, तब बस्ती पुटक व नेत्र के संधि स्थान को खोलकर नेत्र के मार्ग को साफ सुथरा बनाकर पुनः बस्ती पुटक और नेत्र को अच्छे से बांधना चाहिए।
तो तिर्यक वल्यावृत द्वारे बद्धे वापिति तिर्यक प्रणिहिते नेत्रे वली आवृत द्वारे सति यथा बस्ती द्रव्यगत सूत्र द्रव्यादिना विबद्धे नेत्रे बस्ती द्रव्यम नया। तो इससे बस्ती द्रव्य जो है वो नेत्र में प्रवेश नहीं करता। तो दो कारण है यहाँ पे। और निकृष्य रुजु प्रवेश, बद्ध द्वारम च सौषध्य प्रवेशेत इति योज्यम। इसकी चिकित्सा क्या है? वो बद्ध द्वार जिस कारण से है उसको उसका निराकरण करके फिर बस्ती का प्रवेश कराना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे प्रोसीजरल करेक्शन यही उसका मैनेजमेंट बताया है। इसको आप समझे। तो नेत्र should be withdrawn, either reinserted in proper direction or obstruction removed and reinserted. So this is the simple management. Okay, इसमें कुछ औषधि द्रव्यों का या मैनेजमेंट करने का प्रश्न उद्भव नहीं होता, इसलिए सिर्फ प्रोसीजरल करेक्शंस यहाँ पे बताया है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है, जो भी कारण है, अगर तिरछा है तो उसको सीधा डालना है निकाल के फिर, या वो धागा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गया है बस्ती नेत्र को, तो उसको धागे को निकाल के फिर वो बस्ती पुटक और नेत्र अच्छे से बांधना। उसके आगे के दोष है उल्लुप्त और कंपित। तो ये बताते हैं उल्लुप्त और कंपित दोष के बारे में आगे के श्लोक आए हैं, 13वां 14वां 15वां का अंश। तो विशेषतः पीड्यमाने अंतरा मुक्ते गुदे प्रतिहतो अनिलाः शिरोर्तिम उर्वश्च सदनम जनयेत् बलि बस्ति स्यात् तत्र बिल्वादि फलश्यामादि मूत्रवान् स्याद्दाहो दहतु शोफाः कंपन अभिहते गुदे कषाय मधुराः शीताः सेकाः तत्र सबस्तया। तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ डिटेल में चिकित्सा भी बताई गई है। आपने उल्लुप्त, तो उल्लुप्त इस शब्द का ही अर्थ है इम्प्रॉपर स्क्वीजिंग। तो आपने जो बस्ती पुटक को दबाना है, एक हाथ नीचे और एक हाथ पीछे, यानी एक हाथ ऐसे नीचे लेना है और एक हाथ ऊपर से है, इस प्रकार से आपने उसको दबाना। और इस पद्धति से आप नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, उसमें परेशानी हो जाएगी। परेशानी ये हो जाएगी कि वो बार बार दबाने से क्षोभ उत्पन्न करेगा, लक्षण उत्पन्न करेगा। वह लक्षण कौन से है देखिए। रुक रुक कर बस्ती पुटक को दबाकर बस्ती देने से गुदप प्रवेश में रुकी हुई वायु जो है वह उर और सिर में वेदना उत्पन्न करेगी, उर शिर अर्ति। ठीक है, और फिर बताया है उर्वोश्च सदनम, यानी उरु जंघा जो है उसमें क्या करेगी, वह सदन यानी वेदना उत्पन्न करेगी। व्याधि की यह जो स्थिति है, इस अवस्था में विशेषतः बिल्वादि फलश्यामादि मूत्रवान, इस पद्धति से यहाँ पे योग बताया है। बिल्वादि यानी दशमूल, ठीक है, मदन फल, फल यानी मदन फल, फिर श्यामा यानी काली निशोत्तर, तो श्यामा इसीलिए शब्द आया है। कल्पस्थान में हम देखने वाले इन द्रव्यों को। आदि द्रव्यों के स्वाद, आदि यह शब्द प्रयोग किया है, और इसका क्या है, यानी ये क्वाथ द्रव्य बताए। और फिर कल्क जो है, और अल्प मात्रा में इन्हीं द्रव्यों का कल्क लेना है, और फिर इन्हीं द्रव्यों का जो है वो कल्क, क्वाथ में कल्क मिला के फिर गोमूत्र थोड़ा प्रमाण में लेना है, और ऐसी जो निरूह बस्ती है इसको आपने उपयोग करना है। अभी देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताते हैं चक्रपाणि दत्त, बिल्वादि दशमूलम श्यामादि श्यामा तीव्रत आदि विरेचन द्रव्यम। तो आदि से क्या देना है, तो ये श्यामा यानी कृष्ण, त्रिवृत, ठीक है, काली निशोत्तर, त्रिवृत फिर है, फिर इसका अर्थ क्या होगा, सफेद निशोत्तर इत्यादि द्रव्यों को आपने विरेचन के लेना है। अंतरा मुक्ते मध्य विच्छेदे कृते गुदे प्रतिहतो अनिल इति पीड़न विच्छेद जनितो वायुर्गुदात प्रतिहता। तो चक्रपाणि दत्त इसकी थोड़ी सी संप्राप्ति डिटेल बताते हैं कि बस्ती पुटक को दबाने के बाद बीच में कुछ समय के लिए रोक देना और पुनः बस्ती पुटक को दबाना, इसी को उल्लुप्त कहते हैं। देखिए, और फिर इस स्थिति को करने से गुदे प्रतिहतो अनिल, यानी इस दबाव को रोक रोक कर पुनः दबाने से वायु अवरुद्ध होती है।
या उस पर दबाव उत्पन्न होता है। और इसीलिए ये जो लक्षण है यानी वैद्यकृत व्यापक जो है वह उत्पन्न होते हैं। बस्ती प्रणेत्रु जिम्मेवारी तो उपस्थाता की नहीं होगी, जिम्मेवारी जो होगी वह चिकित्सक की ही होगी। आगे कंपित के बारे में बताते हैं। कंपित जो है वो ट्रेम्बलिंग वाइल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्यात् दाहो दवथु शोभाः कंपन अभिहते गुदे। तो कंपन से क्या होगा, तो हाथ कांपने लगे अगर उस बस्ती देने वाले के, चिकित्सक है या उपस्थाता है, तो बस्ती नेत्र में कंपन होने से गुदा में क्या हो जाएगा, दाह और दवथु। आपने अगर पित्त के नानात्मक विकार देखे हैं तो उसमें दवथु यह शब्द आया है। तो दाह है ही, और दाह के साथ यहाँ पे चक्रपाणी दत्त उसको स्पष्टतया उसकी व्याख्या नहीं कर रहे क्योंकि ये सामान्य शब्द है। दवथु से अर्थ लेना है अत्यधिक उष्णता का अनुभव। ठीक है, दाह जो है ये केवल बर्निंग सेंसेशन है, सिर्फ वहां पे जलन जैसा होना। और दवथु जो है वो अत्यधिक उष्णता का अनुभव है, और केवल उष्णता नहीं, उष्णता से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके साथ वेदना उत्पन्न होती है, वह दवथु का मीनिंग है। शोफा ये आपको पता है, तो स्वेलिंग यानी वहां पे सूजन हो सकती है। तो कंपन अभिहते गुदे यानी कंपन से अभिहत गुद जो है उसमें यह लक्षण उत्पन्न हो गए। और ऐसी अवस्था में मैनेजमेंट बताते हैं कषाय मधुरा शीता सेका तत्र सबस्तया। तो इससे क्या होगा, कषाय इस अवस्था में आपने क्या करना है चिकित्सा, तो कषाय मधुर द्रव्यों का उपयोग करना है। वो उपयोग और शीत गुणधर्म के होने चाहिए। उपयोग जो है उस कषाय को, मधुर द्रव्यों के कषाय को विशेषतः वह ठंडा करके आपने उपयोग करना है। आगे बता दे सकते हैं हम शीता सेका, ऐसे भी यानी शीत द्रव्यों का सेक करना है। वहां पे शीत गुण धर्म के द्रव्य या उसको बिल्कुल वो पोषण भी नहीं होने चाहिए, ऐसे द्रव द्रव्यों का वहां पे सेक करना है। सेक यानी क्या है, धारा है। तो ये लोकल ट्रीटमेंट है, गुदा की जगह करने वाले लिथोटॉमी पोजीशन दे के आप इसको कर सकते हो। और इसको सेक यानी परिषेक, यह शब्द से आपको ये पता है, सेक परिषेक यह लोकल फोमेंटेशन का या स्वेदन का प्रकार है। और आगे बस्ती भी आपने देना है, और यह बस्ती जो रहेगा यह विशेषतः शीतल द्रव्यों का रहेगा और मधुर रसात्मक रहेगा, यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। अभी कषाय रस जो है वह भी पित्त शामक है, इसलिए कषाय मधुराहार यानी मधुर रसों का क्वाथ, और इसके साथ ही आपको कषाय और मधुर रसों का क्वाथ, ऐसा भी आप अर्थ उसका ले सकते हैं। ठीक है, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो सेक यानी पोरिंग, देखिए उसको धारा रखना है, धारा, इसको बुध धारा भी आप कह सकते हो। और बस्ती हैज टू बी डन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, डन विथ मेडिसिन्स हैविंग एस्ट्रिंजेंट एंड स्वीट टेस्ट एंड इन कोल्ड स्टेट। दैट इज एस्ट्रिंजेंट मींस कषाय रस, मधुर रस, और वह शीत अवस्था में, यानी यहाँ पे पोषण बस का उपयोग नहीं होगा। आगे है अति दोष। अति दोष यह जो हमें विशेषता बताता है वह एक्सेसिव डीप, और इसके बाद में क्या है, अति, अति के बाद में क्या आता है, अति के बाद में आता है मंद, अति के बाद में आता है मंद। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम प्रोसीजरल डिटेल्स के तैसे ही देखना चाहिए। अतिमात्र प्रणीतेन नेत्रेण क्षणनाद्वले स्यात् स अर्ति दाह निस्तोद गुदवर्चाः प्रवर्तनम तत्र सर्पिः पिचुक्षीरम पिच्छाबस्तिश्च शस्यते। तो देखिए विशेषतः यहाँ पे पिच्छा बस्ती का इस अवस्था में प्रयोग करने के लिए कहा है। तो पिच्छा बस्ती, इसके भी घटक द्रव्य जो है सिद्ध स्थान में डिटेल में दिए हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा उसकी चर्चा करते जाते हैं आगे। तो ये अतिमात्र जो है वो क्या है, अतिमात्र यानी बस्ती नेत्र बार बार प्रवेश कराना और बार बार निकालना।
अति मात्र प्रणीतेन, इससे क्या होगा, शननाद वले है, गुदवलिया जो है, इसको ये गुदवलियों से हम केवल अनिल कैनाल या अनिल वॉल्स ऐसा अर्थ न लेते हुए, उसमें हमने उस वहां पे सुषिर स्नायु यानी स्फिंक्टर मसल जो रहते हैं उसको लेना चाहिए। वह क्या हो जाती है, क्षनन, यानी वह क्षत हो जाती है, वहां पे जख्म हो जाती है, या आगे बताया है वहां पे उसका अर्थ हम और थोड़ा डिटेल में लेके तो वह कट जाती है, यानी वहां पे उसको सीवियर वुंड हो जाती है। तो आगे उससे बताया है वेदना क्या उत्पन्न होगी, लक्षण स्यात् स अर्ति, तो इससे क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, ये बिल्कुल लोकल ये लक्षण उत्पन्न होंगे, अनल रीजन में ही होने हैं। दाह, अर्ति यानी वेदना सबसे पहले, फिर दाह बर्निंग सेंसेशन, निस्तोद यानी चुभने जैसी पीड़ा, सुई चुभने जैसी, गुदवर्चाह प्रवर्तनम यानी गुदवर्च यानी गुदवलिया जो है वो बाहर की ओर आती है, यानी प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। अगर एनल रिंग वहां पे गुदवलिया जो है वो ज्यादा क्षत हुई है तो इससे गुदभ्रंश जिसे कहते हैं, एनल प्रोलैप्स, या और सीवियर रहा तो रेक्टर प्रोलैप्स भी हो सकता है। इसकी चिकित्सा कही है तत्र सर्पी ही पिचुक्षीरम पिच्छा बस्तिश्च शस्यते, तो इसकी चिकित्सा बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे कही है कि सर्पी ही पिछू यानी गोघृत का वहां पे पिछू रखना है। पिछू यानी क्या है, उस घृत में कॉटन गॉज जो है उसको डीप करना है, थोड़ा सा स्क्वीज करना है, उसमें घृत रहना चाहिए इस प्रकार से, और वहां पे लोकली वो रखना है। पिछू में इंसर्ट नहीं किया जाएगा वो वर्ती जैसा, बाहर से ही रखना है। और वहां पे क्षीरम पिच्छा बस्तिश्च शस्यते, और क्षीर मिश्रित पिच्छा बस्ती का उपयोग करना चाहिए। तो पिच्छा बस्ती इसमें मूल मुख्य घटक द्रव्य है मोच रस। मोच रस क्या है, तो शाल्मली वृक्ष जो है उसकी छाल जो है, उसके छाल का चूर्ण से सिद्ध क्षीर किया जाता है, और उसमें कुछ और भी घटक द्रव्य हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तेल के बजाय वहां पे घृत जो है वो स्नेह द्रव्य के लिए एडवाइस किया है, विशेषतः ऐसे स्थिति में यानी रेक्टल अल्सर्स है या कॉलिक अल्सर्स है, तो ऐसी स्थिति में पिच्छा बस्ती बहुत अच्छा उपयोग करती है। यहाँ पे व्रण उत्पत्ति है, और व्रण के यानी उस घावों को भरने के लिए पिच्छा बस्ती का यहाँ पे प्रयोग किया है, और वह बहुत ही सिद्ध या यशस्वी ऐसा प्रयोग है, हमने खुद ऐसे केसेस देखे। आगे जाते हैं, यानी बस्ती नेत्र अतिमात्र प्रवेश कराने से हुए घाव नहीं, मैं आपको रेक्टल अल्सर्स या कोलिक अल्सर्स, कोलॉन में जो अल्सर्स होते हैं उसमें जो हीलिंग का कार्य है वो मैं बता रहा हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कोलाइटिस उससे बहुत अच्छे से कम होता है, क्योंकि मोच रस कषाय रस प्रधान द्रव्य है। ठीक है, तो इसके डिटेल्स में न जाते हुए आगे जाते हैं। तो चक्रपाणि दत्त यहाँ पे बताते हैं अतिमात्र प्रणीतेन इति पुनः पुनः प्रणीते, तो बार बार प्रवेश कराना। अन्य तु दुष्प्रवेशनम अतिमात्र प्रणीतम आहु, एक तो बार बार प्रवेश कराना यह अर्थ निकलता है, और कुछ आचार्य अन्य तु यहाँ पे बताया है दुष्प्रवेशन यानी नेत्र का गुदा में अधिक अंदर तक प्रवेश कराना, यह अर्थ निकालते हैं, यानी 4 अंगुल से ज्यादा अंदर डालना। यहाँ पे अति प्रणयन यदि अपि ग्रथित कर्णिकाया ऊपरी न भवति तथापि कर्णिका पीड़या गुद पीड़नात् अति प्रवेशो ज्ञेयाः। देखिए इसीलिए यहाँ पे ये चित्र दिया है कि ये 2 कर्णिकाएं बस्ती नेत्र में, यहाँ पे बस्ती पुटक और बस्ती नेत्र का जॉइंट साधने के लिए यहाँ पे की है, उसको सील करने के लिए इस जॉइंट, ये 2 कर्णिकाएं, यानी नीचे की कर्णिका सपोर्ट मिलेगा ऊपर, और ये दोनों के बीच में बस्ती पुटक को बांधना है। तीसरी कर्णिका जो होती है इसीलिए होती है कि यह जो बस्ती का नेत्र है, नोजल है या टिप पार्ट है, वो यहाँ तक ही प्रवेश कर जाए, इससे आगे न जाए। तो ये तो अंदर जाना सहसा संभव नहीं होता,
इसीलिए चक्रपाणि दत्त वहां पे बताते हैं, तथा अपि कर्णिका पीड़या गूढ़ पीड़नात् अति प्रवेशो ज्ञेयः। तो प्रणेत्रु जो है, बस्ती दाता जो है, वो क्या करता है, वो कर्णिका को जोर से दबाता है और इसी से अति प्रणयन में कर्णिका जो है वो यहाँ पे अति यानी अंदर तक वो औषध को प्रवेश कराता है गुदा में दबाव उत्पन्न करने से। इसको इस पद्धति से जाना है। ठीक है, इच्छा बस्ती जो है वो उस प्रकरण में हम उसको डिटेल में देखें। तो ये अतिदोष यानी बार बार उसको प्रवेश कराना या एक्सेस डीप उसका इंसर्शन कराना, ये दो अर्थ उससे निकलते हैं। उसके आगे जाएंगे मंद वेग और अति वेग। ठीक है, स्लो एंड फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप पिस्टन का इस्तेमाल करते हो या सिरिंज का इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल इंजेक्शन जैसा, बिल्कुल आधे मिनट में या उससे भी कम समय में 10 सेकंड में उसको दबा देना। तो ऐसे भी कुछ कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये अति वेग हो जाता है। और मंद वेग कुछ लोग तो ऐसे लगा के बैठते हैं मानो वहां पे 1-2 घंटा सहसा निकाल देते। तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं है, मध्यम गति उसमें होनी चाहिए। तो श्लोक में क्या बता रहे हैं चरकाचार्य जी, न भावयति मंदस्तु बाह्यस्तु आशु निवर्तते स्नेहा तत्र पुनः सम्यक प्रणेहा सिद्धिमिच्छिता अति प्रपीडिता कोष्ठे तिष्ठति आयाति वागलम तत्र बस्ति विरेकाश्च गल पीड़ादि कर्मच। तो यहाँ पे उसके चिकित्सा बताई है और वह देखिए किस प्रकार से है। बस्ती पुटक का द्रव्य मंद वेग से गुदा में प्रवेश कराए तो वह औषधि जो है वह पक्वाशय तक नहीं पहुंचती। मंदस्तु बाह्यस्तु आशु निवर्तते स्नेहा तत्र पुनः सम्यक प्रणेया सिद्धिम इच्छिता। तो अर्थात पक्वाशय में वो उचित प्रवेश से, उचित पद्धति से नहीं प्रवेशित हो पाती। और यदि नेत्र गुदा में प्रविष्ट नहीं हो तब भी बस्ती दी जाए तो भी उसका प्रयोग जो है स्नेहा तत्र पुनः सम्यक प्रणेया सिद्धिम इच्छिता। तो ये जो है वो दोनों चीजें ठीक नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अति प्रपीड़िता कोष्ठे तिष्ठति आयाति वा गल, आपने जोर से उसको दबा दिया तो गल तक यानी आपके मुख तक आ सकता है। और ऐसे स्थिति में वह चिकित्सा बताते हैं, अगर आपने मंद दे दिया यानी बहुत ही बाहर दिया, बहुत ही ठंडे से दिया, तो यानी बहुत ही कम गति से दिया आपने, तो उसको क्या करना है, आपने उस स्नेह को पुनः सम्यक प्रणेयाहा यानी उसको फिर से एक बार देना है ठीक से। ठीक है, मंद वेग से नहीं। और आपने अति प्रपीड़िता इस पद्धति से किया, जोर से आपने उसको यानी फास्ट वेग में उसको आपने दिया है, फास्ट स्पीड में, या फिर ऐसे स्थिति में आपने क्या करना है, तो वहां पे बस्ती चिकित्सा करनी है, विरेचन करना है और गल पीड़ादि कर्म करना है। तो ऐसे स्थिति में गले में जो औषधि प्रवेश हो जाती है उसको गले को हल्के हाथ से दबाना है और इससे औषधि जो है वो नीचे की ओर चली जाएगी, ऐसा अपेक्षा है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत ही यानी सॉफ्ट या जेंटल टच से करना है, जोर से नहीं करना है। और चिकित्सा जो बताई है वो बस्ती और विरेचन का प्रयोग है। ठीक है, तो बिल्कुल इति यहाँ पे यह बस्ती विरेको वा कोष्ठस्ते अप्रवर्तमाने कंठ पीड़नादि तु गलगते नियम। यहाँ पे चक्रपाणि दत्त बताते हैं पक्वाशय को नहीं प्राप्त होता है यह। तो इस स्थिति में पहली स्थिति जो है उसको पहले चक्रपाणि दत्त स्पष्ट कर रहे थे, न भावयति इति पक्वाशयम न प्राप्त। तो जो मंद वेग से दिया हुआ बस्ती है वो पक्वाशय तक नहीं पहुंचती। और अति पीड़ने कोष्ठे वा तिष्ठति इति पक्षाः मंदात् अति पीड़नात् वातावचरणाच्च देयाः। और अति पीड़न यानी अति प्रपीड़िता से वह अर्थ बताते हैं 3। वह बताते हैं औषधि को अधिक दबाव के साथ बस्ती के रूप में देने से वह कोष्ठ में रुक जाती है, वापस लौट नहीं आती। ठीक है, कोष्ठे तिष्ठति आयाति वागलम। ओके, यानी कोष्ठ में वो रुक जाती है, बाहर बिल्कुल नहीं आती।
बस्ती प्रत्यागम नहीं होता या गले से बाहर आता है, गले तक आता है, तो यह अवस्था मंद वेग, ये तीन चीजें मैं बता रहा था, मंदात यानी मंद वेग से, अति पीड़नात् यानी अधिक दबाव देने से, जोर से दबाव देने से, और वातावचरणात् यानी वायु का आवरण होने से, वायु के ऑब्स्ट्रक्शन होने से ये स्थितियां उत्पन्न होती है। गलगमनम तु तीव्र अतिपीड़नात् अनावचारणाच्च भवति। गले तक औषधि क्यों आती है, तो उसका कारण यहाँ पे बताते हैं कि महास्रोतस में कोई रुकावट उसको नहीं दी जाती, यानी अनुवासन बस्ती का प्रयोग जो है वह कैसे किया जाता है, तुरंत खाने के बाद, लेकिन निरूह बस्ती जो है वह विशेषतः कैसे दी जाती है, वह खाली पेट दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपने ज्यादा जोर से दबाया तो गले तक आने की संभावना बिल्कुल होनी है। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, इसको स्किप करते हुए आगे जाते हैं। तो विशेषतः यहाँ पे जो चिकित्सा बताई है वह है बस्ती, इसके पहले के श्लोक में चिकित्सा है बस्ती और विरेचन, और बस्ती और विरेचन के बारे में यहाँ पे चक्रपाणी दत्त थोड़ा सा विचार करते हुए बताते हैं कि कोष्ठ में रुके हुए अति अप्रवृत्त दोष जो है उसको बाहर निकालने के लिए, ओके नहीं थोड़ा आगे चला गया, तो वह यहाँ पे बताते हैं यह बस्ती विरेको व कोष्ठ से अप्रवर्तमाने, यानी बस्ती और विरेचन जो देना है वो कोष्ठ में रुकी हुई जो बस्ती द्रव्य है उसको बाहर निकालने के लिए है। अप्रवृत्त यानी जिसका प्रत्यागम नहीं हुआ है, ऐसे द्रव्यों को निकालने के लिए निरूह और विरेचन का प्रयोग बताया है। यदि दी गई अनुवासन बस्ती कोष्ठ में ही रुक जाती है तब उसकी प्रवृत्ति निरूह बस्ती या विरेचक औषधियों से ही हो सकती है, इसलिए उसको बस्ती यानी निरूह बस्ती, तीक्ष्ण निरूह बस्ती देना होगा, मदन फल का उसमें उपयोग करना होगा, क्योंकि निरूह और आस्थापन इनका यही अर्थ है। निरूह बस्ती जो होता है वो हमेशा शोधन होता है या तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य उसमें ज्यादा होते हैं, और आस्थापन शब्द जब आता है तो उसमें वह कषाय या क्वाथ की ही बस्ती होती है, लेकिन उसमें मधुर, शीत, कषाय इन औषधों का ज्यादा उपयोग उसमें रहता है। तो ये बस्ती के जो निरूह बस्ती और आस्थापन बस्ती ये दो शब्द है, इसका भी यह अर्थ जो है वो हमने बारीकी से देखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दबाने की बात है, कंठ पीड़नादि तो गलगते नियम, इसको चक्रपाणी दत्त बताते हैं दी गई हुई औषधि महास्रोत में अवरोध न होने के कारण सीधे कंठ तक पहुंच जाती है। ऐसी अवस्था में हल्के हाथ से गले को दबाकर वेग को नीचे की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। तो आप कहेंगे गले को दबाने से ये थोड़ी ऐसे उसको बांध सकते हैं आगे न जाए, तो ऐसी स्थिति नहीं है, ये वायु की गति है और वायु को गति को हमने अनुलोमित करना है, तो उसके लिए यह चिकित्सा बताई गई है। जैसे वमन कर्म करते वक्त पीठ के ऊपर हम रुकन के हाथ फिराते हैं और वह नीचे से ऊपर की ओर वायु को गति या सहाय मिलने के लिए, वैसे ही ये स्थिति को आपने समझनी चाहिए। अभी तत्र श्लोका 19वां जो श्लोक है वहां पे उपसंहार बताया हुआ है, नेत्र बस्ती प्रणेत्रुणाम दोषान एतान सभेषजान व्यक्ति यह तेन मतिमान बस्ती कर्माणि कारये। तो यहाँ पे सबसे पहले नेत्र बस्ती ऐसा शब्द प्रयोग है, लेकिन इसको बस्ती नेत्र ऐसे जानना चाहिए, यानी नोजल बस्ती द्रव्य में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाएगा, प्रणेत्रु, ठीक है, इनके दोष बताए हैं, यानी बस्ती नेत्र के दोष, फिर बस्ती पूटक के दोष, उसके बाद प्रणेता यानी बस्ती दाता के दोष, सभेषजान ये वो चिकित्सा के साथ, औषधि चिकित्सा के साथ ये कॉम्प्लिकेशंस की मैनेजमेंट भी बताते हैं। व्यक्ति यह तेन मतिमान बस्ती कर्माणि कारयेत्, तो मतिमान यानी बुद्धिमान कुशल वैद्य ने, चिकित्सक ने क्या करना चाहिए, इनका सम्यक प्रयोग करना चाहिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए।
यानी इन मैनेजमेंट को भी समझना है, केवल ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते नहीं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है और भविष्य में वो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न ही ना हो, ऐसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो करनी चाहिए। संग्रहे तेन इति यथोक्त भेषज अभिज्ञ भेषजा। तो यहाँ चक्रपाणि दत्त जी की ये ब्लू लाइन है, तो वह संक्षेप में बताते हैं कि ये जो तेन इति ऐसा जो अभिप्राय है, उससे नेत्र यानी बस्ती नेत्र, बस्ती पूतक और प्रणेता यानी बस्ती दाता, इनके दोषों के ज्ञान के साथ साथ उनकी चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले चिकित्सक से ही बस्ती कर्म कराना चाहिए। बस्ती कर्माणि कारये। तो मैनेजमेंट का जिसे ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, ऐसा उसका तात्पर्य निकलता है, या इसको अर्थापत्ति भी हम कह सकते हैं। ये ज्ञान जिसको नहीं है उसके पास बस्ती नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अध्याय जो है उसका उपसंहार करते हैं ग्रंथकार। तो इंटेलिजेंट फिजिशियन हु लर्न्स द दोषा ऑफ नेत्रा, बस्ती पुटक एंड प्रणेता properly along with the management shall practice बस्ती, यानी हमें वो ज्ञान नहीं है तो हमने बस्ती कर्म नहीं करना है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते, यानी आपको पता है आयुर्वेद इतिहास में हमने ये चीज देखी है कि कल्प स्थान और सिद्धि स्थान ईस्वी सन ईसा 4वीं शताब्दी में बिल्कुल उपलब्ध नहीं था, और उसकी उपलब्धि ना होते हुए फिर और चिकित्सा स्थान के लास्ट जो 70 चैप्टर्स है, टोटल 41 चैप्टर्स हमें दृढ़बलाचार्य जी द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कल्प स्थान है और सिद्धि स्थान है उसकी समाप्ति के वक्त चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते ऐसे शब्द आए हैं। तो यह सिद्धि स्थान है नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि नाम पंचोध्याय, और कुछ चक्रपाणि दत्त जी के भी बहुतांश टीकांश हमने देखे थे। तो श्री चक्रपाणि दत्त आयुर्वेद दीपिकायाम चरक तात्पर्य टीकायाम सिद्धि स्थाने नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि नामो पंचमोध्याय। तो इसके बाद जो है वो हमारा 5वां अध्याय आएगा सिद्धि स्थान का, और 6 अध्याय सिद्धि स्थान के पूर्ण करने के बाद फिर हम कल्प स्थान की ओर आए। अगर आपकी कुछ शंका है तो जरूर पूछिए। धन्यवाद।